पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिशन हमें फूड के द्वारा मिलता है, यानी भोजन ग्रहण करने से। लेकिन जो भोजन बनता है वह भोजन अनाज से बनता है, यानी ग्रेन से। तो सवाल ये उठता है कि अब हम ग्रेन को कैसे उगाते हैं, उगाने की क्या विधियाँ होती हैं। यही सब क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और जब हम अनाज उगा लेते हैं तो उसका रख रखाव, भंडारण जो करते हैं वो मैनेजमेंट होता है। तो हम अभी पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्रॉप के बारे में जानेंगे कि क्रॉप जो है वो क्या होता है। सबसे पहले क्रॉप की अवधारणा जो है, यानी कि क्रॉप को हम फसल कहते हैं। अगर उसे हिंदी में लें तो उसे हम फसल कहते हैं। फसल अर्थात एक ही प्रकार का पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पे अगर उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में गेहूँ लें, या इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो मक्का बोया जाएगा। तो मक्के को अगर लें तो मक्का एक ही जगह पे बहुत सारे मात्रा में लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं मक्के की फसल। तो ये क्रॉप होता है। अब हमारा देश बहुत बड़ा है और हर एक जगह मौसम अलग अलग होते हैं एक ही टाइम में, लेकिन फिर भी मौसम की विविधता को देखते हुए फसलों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला रबी फसल, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका सीजन रहता है। यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बुआई कर दी जाती है और मार्च से लेके अप्रैल तक कटाई कर ली जाती है। यानी इतने दिनों के ड्यूरेशन में जो फसलें उगाई जाती हैं वो होती हैं रबी क्रॉप्स। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है व्हीट, बार्ली, उसके बाद से पी एक्सेट्रा। इसके बाद दूसरी टाइप आती है खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप जो है, इसका जो सीजन होता है वह वर्षा के दिनों में होता है। यानी कि इस समय जून से लेके सितंबर तक के महीने में जो फसलें उगा ली जाती है उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। इसमें मेज प्रमुख रूप से जो हम लोग सब लोग देखते हैं। उसके बाद जूट जो उत्पादन किया जाता है जिससे बोरे वगैरह बनते हैं, ये प्रमुख फसलें हैं इसकी। अब इसके अलावा भी इसके बीच में कई एक फसलें बोई जाती हैं, उसको जायद बोलते हैं, लेकिन मेन यही रबी और खरीफ है। इसके बाद जब हम इन फसलों को उगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो क्रम आता है वो क्रम होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़मीन के कुछ इंच नीचे तक का भाग, ये ज़मीन है, इसके कुछ इंच नीचे तक के भाग को, जहाँ तक फसलों की जड़ें पहुँच सकती हैं वहाँ तक आसानी से उसको पहुँचने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। उसे लूजनिंग ऑफ सॉइल कहते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो प्रकार के, प्राचीन काल में दो प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते थे। वह थे, एक था हल, ये हल है जो अभी भी प्रयोग में लाया जाता है। ये उसका लोहे वाला पार्ट होता है जिससे ज़मीन की खुदाई जुताई होती है।
और यह जो है इसको प्लग सॉफ्ट कहते हैं, प्लग सॉफ्ट। ये प्लग शेयर होता है और आप लोग जानते ही हैं, देखे होंगे कि इसमें एक डंडा लगा रहता है, इसके हेल्प से यह जो है यहाँ पे और यहाँ पे बैल रहते हैं, उसकी मदद से इसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे किसान इसको पकड़ के और जोतता है। ये हो गया प्लो, इसको कहते हैं प्लो। एक होता है कि खरपतवार हटाने के लिए जो काम आता है उसको कहते हैं ये, यहाँ पे ये बीम रहता है ऐसे और यहाँ पे भी हत्था रहता है, इसको कहते हैं हो, HOE। इसमें भी ये पतला सा एक लोहे का बहुत नुकीला पार्ट निकला होता है, जिससे कि बहुत छोटे छोटे खरपतवार को हटाया जाता है। यह काम, इन दोनों का काम होता है सॉइल प्रिपरेशन के समय मिट्टी को लूज करना तथा उसके खरपतवार को हटाना। यह जो काम होता है, इसके द्वारा किए गए कार्य को हम कहते हैं प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग और टिलिंग, इसके द्वारा हम मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और भुरभुरा बना के तब जो है आगे की प्रक्रिया की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, यह कार्य पुराने समय में ये हल से होते थे और हो से होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यह कार्य जो है अब आधुनिक मशीनों से होने लगा। उन आधुनिक मशीनों में जो पहला नाम आता है उसका नाम होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यह मान लीजिए ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर से लगा हुआ यह जो है यह पीछे वाला उसका जो हल जोतने वाला होता है, इसी को कहते हैं कल्टीवेटर। यह कल्टीवेटर जिससे ज़मीन की जुताई होती है, यह कल्टीवेटर, इससे जो है आधुनिक समय में यह जो है खेतों की जुताई होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्राचीन तरीकों में हल के द्वारा किया जाता था जुताई, जबकि इस समय यह काम ट्रैक्टर द्वारा होता है और अन्य भी आधुनिक मशीनें हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है शोविंग। अब शोविंग जो है शोविंग को अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो उसको कहते हैं बोना। बोना मतलब बीज बोना या बीज लगाना। अब बीज को कैसे लगाएंगे? तो ये मिट्टी तैयार हो गई है। अब मिट्टी तैयार हो गई है तो उसके अंदर बीज को मतलब कुछ इंच नीचे तक बीज को रखना है, ताकि वो बीज जो है इधर से उसकी जड़ें नीचे जाए और वो पौधा निकल के ऊपर आए। यह काम करना है। इस काम को करने के लिए सबसे पहला जो काम करना होता है कि गुड क्वालिटी का सीड सेलेक्ट करना, यानी गुड क्वालिटी का सीड जो है इसका सिलेक्शन किया जाता है, यानी चयन किया जाता है अच्छे बीजों का, जिससे कि पैदावार ज़्यादा हो। इसके बाद जब गुड क्वालिटी का सीड सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम आते हैं कि प्राचीन काल में अब इसको कैसे बोते थे। तो इसको बोने के लिए दो तरीके होते थे। एक तरीका होता था या तो हाथ से उसको छींट दे, जैसे अभी भी करते हैं, या फिर ये जो हल होता था, हल के यहाँ ही एक ऐसे बड़े कुप्पी जैसा एक नीचे तक फनल जैसा एक पार्ट लगा होता था। किसान एक हल पकड़ा रहता था और दूसरा किसान इसमें
इसमें उस सीड को डालता था और जैसे जैसे हल चलता था वहाँ वहाँ सीड गिरता जाता था। तो इसको जो कहते थे सीडलिंग। ठीक है। अब यही कार्य इस ज़माने में, जो आधुनिक ज़माने में जो कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर है, इस कल्टीवेटर में ही यहाँ पे इसी टाइप का एक फनल लगा होता है और इसके प्रत्येक पार्ट में एक पाइप लगा होता है जिससे कि यह सभी पार्ट में आके वह जो बीज है वो गिरे और इस प्रकार पूरे खेत में बीज जो है वह लगाए जाते हैं या फिर एक बराबर स्प्रेड किए जाते हैं जिससे कि फसलों को उगाया जा सके। इसके बाद हम दो काम कर लिए। अब दो काम में पहला काम कर लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा काम कर लिया सोइंग। अब तीसरा जो है वो होता है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैंने फर्टिलाइजर्स अब सबसे पहले मैन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के खेतों में गोबर और अन्य सड़ी गली चीज़ें एक साथ सड़ा गला के डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एनिमल एक्सक्रीट यानी कि पशुओं द्वारा एक्सक्रीट किया गया जो पदार्थ हो वो, या फिर अन्य पत्तियां या सड़ा गला के और सारी चीज़ें जो खेतों में डाली जाती है वो होता है मैन्योर। और एक और देखे होंगे कि हम लोग यूरिया, पोटास, फास्फोरस इन सब का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम यानी NPK होता है, उसको NPK कहते हैं। जब खाद लाते हैं दुकानों से तो मेनली आप यूरिया जानते होंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब जो होता है उसमें, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। यह जो है केमिकली बना होता है, इसको फैक्ट्री में तैयार करते हैं। यह आदमी द्वारा तैयार किया जाता है जबकि यह नेचर द्वारा तैयार किया जाता है। दो अंतर हो गया। यह जो है नेचर द्वारा तैयार किया जाता है, यह मैन मेड है। यह जो है नेचुरली एनिमल एक्सक्रीट और इन सब चीज़ों से बना होता है जबकि यह केमिकल से बना होता है। यह जो है इसको डालने से ज़मीन में ह्यूमस पैदा होते हैं। ह्यूमस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं जिससे कि खेतों की उर्वरता बनी रहे। उर्वरता मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वह अन्य हानिकारक चीज़ों को खा जाते हैं या फिर अपने उन चीज़ों को खा के एक्सक्रीशन करते हैं, तो उससे ज़मीन में काफ़ी फर्टिलिटी बढ़ती है। जबकि यह जो है ह्यूमस को नहीं बढ़ाता है, लेकिन इससे जो है बहुत ज़्यादा हमको नाइट्रोजन नहीं मिलता, इससे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाता है। तो यह एक अंतर हुआ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में। लेकिन समय समय पर हम जो है इसको खेतों में डालते रहते हैं जिससे कि पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना जो फूड बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो स्टार्च के रूप में सुरक्षित रहता है, लेकिन इसके अलावा भी उसे प्रोटीन और मिनरल्स चाहिए जो कि हम मैन्योर या फर्टिलाइजर द्वारा उसकी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन क्या होता है, यानी कि सिंचाई करना। सिंचाई करना। अब ये इरिगेशन का अगर डेफिनेशन देना हो तो हम क्या देंगे। इरिगेशन मीन्स होता है वाटरिंग टू प्लांट्स एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक निश्चित समय अंतराल पे पौधों को पानी देना। सिंचाई सब लोग समझते होंगे। अब ये सिंचाई जो है फिर ओल्ड मेथड में
ओल्ड मेथड या ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय में यूज होते थे, उनमें होता था, एक होता था मोट, दूसरा होता था रहट, तीसरा ढेकुली। इसका प्रमुखता से उपयोग होता था। मोट जो होता है, जैसे कुआं है ये, और कुएं पे यह एक गोल चक्री जैसा लगा होता था जिसको पुली बोलते हैं आजकल। इस पे एक ऐसे रस्सी इस कुएं में लटकी रहती थी जिसमें नीचे बाल्टी लगी रहती थी। अब इसको आसानी से नीचे की ओर ले जाते थे, खींच के पानी भर के ऊपर लाते थे और नाली द्वारा पानी को खेतों में लगाया जाता था, बहाया जाता था। रहट होता है, जैसे आप लोग आजकल गन्ना वाली जो मशीनें गांव में लगा रहती हैं, गन्ना का जूस निकाला जाता है, मतलब बहुत सारे जो बैल चलते हैं चारों ओर से, तो रहट में वही काम किया जाता था। एक जगह बैल जो है एक मशीन को घूम घूम के चला रहे हैं, दूसरी जगह ऐसे जो है कंटेनर लगे हुए ये पहिए होते थे और उसके नीचे पानी का स्रोत रहता था। ये कंटेनर ऐसे घूमते थे, ऐसे ये पहिया घूमता था, और जैसे ये ऐसे अब आया नीचे से, यहाँ से इसमें से पानी भरा और ऊपर ले जाके ऐसे पानी यहाँ पे गिराया। ऐसे ही ये घूमता रहता था, पानी को लेके गिराता रहता था, और वहाँ आदमी का काम नहीं होता था, वो लगातार पानी खेतों में जाता रहता था। फिर ये ढेकुली जस्ट ऐसे ही होती है, लेकिन वहाँ पे ये पुली नहीं होती थी, वहाँ पे अलग से एक बांस लगाया जाता था और बांस से रस्सी बनी होती थी, और रस्सी से एक ऐसे लोहे का बर्तन होता था जो बाल्टी जैसा ही होता था लेकिन चौड़ा होता था, और इसे हम ढेकुली कहते थे। इसको जो है नीचे से इसको भी ऐसे आदमी ले जाता था खींच के, क्योंकि यहाँ पे एक बांस पे भार लगाया जाता था जिसको कि नीचे हम खींच के तो ले जाए, लेकिन जब बाल्टी या ये भर जाए तो उसको बस सिंपली छोड़ देने पे यह भार अपनी ओर नीचे दबाता था तथा यह पानी ऊपर आ जाता था। तो इस प्रकार से ये तीन चीज़ें यूज की जाती थी, मोट, रहट और ढेकुली। अब आ जाते हैं, ये तो ओल्ड सिस्टम था, अब आ जाते हैं न्यू सिस्टम में। तो न्यू सिस्टम में चूँकि पानी की भी कमी हो गई है तथा स्मार्ट तरीके से वाटर का यूज किया जाता है, तो उसमें एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम कम पानी में ज़्यादा सिंचाई होती है। उसको क्या करते हैं कि एक जगह ये मान लीजिए वाटर यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से हम पाइप ले जाते हैं, पाइप को यह जो है पूरे खेतों में फैलाते हैं, एक जगह एक लंबा लंबा, इससे निकल के इसकी ब्रांचेज रहती हैं, ऐसे ऐसे करके ये पूरे खेतों में फैला रहता है। उसके बाद इसके ऊपर यह ऐसे गोल गोल संरचनाएं होती है जिससे पानी घूम के निकलता है और स्प्रिंकल होता है, चारों ओर से घुमावदार पानी निकलता है। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें पानी जाता है और वो पानी घुमावदार तरीके से वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में पूरा ये फैलता है और कम पानी में बहुत अच्छी सिंचाई होती है। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन, ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे उसमें भी ऐसे ही पानी होता है, पाइप होता है, लेकिन उसमें जो ये ब्रांचेज होती हैं, यह ब्रांचेज एक टोटी के रूप में यहाँ पर निकली रहती हैं। अब जहाँ जिस पौधे को ज़रूरत होती है वहीं पे टोटी को खोलते हैं, यहाँ पे उस पौधे को पानी मिल जाता है। यह बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनको थोड़े पानी की आवश्यकता होती है और प्लस रेगुलर आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम ये ड्रिप इरिगेशन की जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पानी देते हैं।
तो इस प्रकार यह इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं वह होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स होता है मतलब खरपतवार से रक्षा करना। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब होता है खरपतवार से रक्षा करना। इसके लिए सबसे पहले किसान क्या यूज करते हैं, हमारे यहाँ अभी भी यूज होता है और बहुत पुराने समय से भी यूज होता है। एक लोहे का यंत्र होता है, उसे कहते हैं खुरपी। खुरपी, इससे जो है किसान खेतों में लेके और वीड्स को निकालते हैं। तो उसके पहले समझते हैं वीड्स क्या होता है। वीड्स जो होता है वो होता है खरपतवार, जो हम पौधे लगाते हैं उसके साथ अनावश्यक पौधे जो उगाते हैं उसको कहते हैं वीड्स। अब अनावश्यक पौधे क्या होते हैं, जैसे मोथा हो गया, दूब हो गई या पार्थेनियम हो गया, ये सब वीड्स कहलाते हैं। तो इसको हम खुरपी से निकालते हैं ट्रेडिशनल तरीके में। अब जब बहुत सारे मात्रा में होते हैं तो समय समय पर हम वेडिसाइड्स यूज करते हैं। वेडिसाइड्स मतलब केमिकल का छिड़काव करते हैं। आजकल घासों को जलाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे घासें जल जाती हैं, दोबारा नहीं उगती हैं। तो उसको समय समय पर हम वेडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है फसल की कटाई करना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह हार्वेस्टिंग जो है दो तरीके से करते हैं, या तो बाय हैंड, यानी मजदूर खेतों में लगते हैं और खेतों को काटते हैं। तो इसको जिस यंत्र से किया जाता है उसको कहते हैं सिकल। जिसको हंसुआ कहते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में। और दूसरा किया जाता है, दूसरा जो हार्वेस्टिंग होता है वह कंबाइन जो हार्वेस्टर मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे जो है ये फसलों की कटाई की जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं कि अब फसलों से अनाज को अलग करते हैं। तो यह भी दो प्रकार से होता था। एक, या तो हम हाथों से उसको पीट पीट के अलग करें, और दूसरा होता है कि थ्रेसर में उसको फसल को डाल के, कटी हुई फसल को डाल के और उसके अनाज को अलग करें। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आता है इसी में विनोइंग। विनोइंग यानी कि आप लोग अनाज ओसाना, यानी कि अनाज को भूसे से अलग करना, ये होता है विनोइंग। इसके लिए भी मशीन आती है, थ्रेसिंग मशीन में ही ये काम हो जाता है। और नहीं तो थोड़ा बहुत अनाज होता है, उसको किसान क्या करते हैं कि एक सूप या किसी बर्तन में लेके हवा के, इधर से हवा बह रही है तो यहाँ खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे उसको अनाज को गिराएंगे। अनाज भारी होता है तो नीचे गिर जाएगा और भूसा हवा के साथ दूर बह जाएगा। तो इस तरह से ये होता है विनोइंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस हार्वेस्टिंग के बाद, वो होता है इसका क्रॉप का मैनेजमेंट, मतलब कि स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है ऐसे स्थान के चुनाव करना जहाँ पे वह जो है सुरक्षित रह सके। तो गांव में हम लोग भूसे में रखते हैं, बोरा में भर के अनाज को भूसे में रखते हैं, या फिर बहुत एक फूस का झोपड़ी बना के और उसके चारों ओर बहुत अच्छा एक दीवार टाइप का तैयार करके और उसको वहाँ पे अनाज रखते हैं, जिसको बखारी बोलते हैं। या फिर इस समय
जो आधुनिक रूप में स्टोरेज के जो साधन बनाया जाता है उसको कहते हैं सिलोज। या बड़े बड़े घर होते हैं, घर नुमा गोल गोल, जिसमें इसको अनाज को डाला जाता है। या फिर ग्रेनरी गोडाउन, अनाज का गोदाम, जहाँ पे बहुत सारे अनाज रखे जाते हैं उपयुक्त तरीक़ों से। तो इस प्रकार ये जो है फसल के उत्पादन से लेके और भंडारण तक की विधियां हैं, जो फिर से एक बार बता देता हूँ। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपरेशन करना। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद शोइंग, शोइंग के बाद होता है एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, उसके बाद स्टोरेज। यह होता है पूरे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के तहत जो चीज़ें हम लोग, जो विधियां हम लोग करते हैं, वो सारी विधियां हैं। थैंक यू।